So, my dear students, and welcome back to our channel with a new concept. तो पिछले वाले लेक्चर में हमने थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखी थी, कैसे ये यूनिवर्स बना, सबसे पहले क्या था, सारे क्वेश्चंस वहां पे थोड़े थोड़े करके सॉल्व हुए थे। थोड़े थोड़े इसलिए क्योंकि वो थियरीज पे बेस्ड। अब उस थियरी को प्रूफ करने के लिए या फिर ये थियरीज क्यों आई, उसके लिए हमें कुछ एविडेंसेस चाहिए। इवोल्यूशन की थियरी पढ़ी हमने इससे पहले, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब उस थियरी के लिए कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ एविडेंसेस, उससे हमें पता चला कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, इस जानवर से इस जानवर का, इस प्लांट से इस प्लांट का। तो उस इवोल्यूशन को समझने के लिए वी हैव मेनी एविडेंसेस। अब ये एविडेंसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहला एविडेंस जो आपकी बुक में दिया गया है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? सबसे पहला एविडेंस दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ओके, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज को ऊपर से स्टडी करना, एक्सटर्नली, ऊपर से। जैसे मैं ऊपर से किसी चीज को स्टडी करूं, जैसे इस मार्कर को स्टडी करूं, सो दिस मार्कर अगर मैं इसे देखूं ऊपर से, सो आई थिंक इसका ये ब्लू टिप है, सो इट इज ब्लू कलर। एंड इसके ऊपर से देखा जाए तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसकी साइज नाप सकती हूँ, या फिर ये सारी चीजें जो ऊपर से मैं देख सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं दी, मॉर्फोलॉजी का मतलब दी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अब देखो यहाँ पे एनिमल्स और यहाँ पे प्लांट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो डॉग अलग होता है, कैट अलग होती है। ओके, डॉग अलग होता है, कैट अलग होती है, बट अगर ध्यान से देखा जाए ऊपर ऊपर से तो इन दोनों के पास ईयर पिन है दोनों के पास। ओके, इन दोनों के पास आईज है और इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी सेम है। इन दोनों के पास नॉस्ट्रल्स भी सेम जगह पे, मतलब प्लेसेस जो अलाइनमेंट है उनका जो लोकेशन है वो भी सेम है। कुछ कुछ इनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, अगर मैंने ऊपर ऊपर से देखा। इनके पास भी बॉडी पे हेयर्स होते हैं बहुत सारे, ओके, थिक हेयर्स, इसके पास भी है। इन दोनों में अगर ऊपर से आप देखो ऐसे तो वो बहुत ज्यादा डिसिमिलर है, बट कुछ कुछ सिमिलैरिटी आप लोगों को लगेगी जब आप उनके ऊपर के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, लाइक पोजीशन ऑफ आईज, पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रल्स, थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ देयर माउथ, ऐसी चीजें। ओके, अब एनिमल्स में आपने कुछ कुछ सिमिलैरिटी देखी। अगर मैं मैंगो एंड चीकू का एग्जांपल लूं, सो मैंगो के पास भी लीव है, इसके पास भी लीव। अगर लीव्स को ध्यान से देखें तो लीव्स के अंदर वेनलेट्स है। अब वेनलेट्स क्या होते हैं? ये लीव है अपना, ये मिड रिब बोलते हैं हम इसको। अब यहां से जो जो नेटवर्क निकलते हैं ना, ये जो नेटवर्क होते हैं इसको हम बोलते हैं वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, तो इसके पास भी वेनलेट्स है और इसके लीफ के पास भी वेनलेट्स है, ये सिमिलैरिटी। इसके लीफ के पास भी पेटियोल है और इसके लीफ के पास भी पेटियोल है, जो लीफ के नीचे का बेस है, दैट इज पेटियोल। ओके, अब मैं इसको काटू तो इसके अंदर भी सीड होता है और इसके अंदर भी सीड होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सिमिलैरिटीज। अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ, दोनों को एक्सटर्नली एग्जामाइन कर रही हूँ, तो मुझे कुछ कुछ सिमिलैरिटीज जरूर नजर आ रही है, एंड these are what morphological characteristics और morphological evidences। इनसे हमें पता चलता है कि इन दोनों के एंसेस्टर्स और इन दोनों के एंसेस्टर कभी ना कभी कॉमन हुए होंगे, या फिर कुछ तो सिमिलैरिटी है। सो this indicates there must be some common ancestors। समझा आप लोगों को? फर्स्ट एविडेंस आपने अच्छे से समझ लिया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऊपर ऊपर से उसे एग्जामिन करना। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई थिंक फर्स्ट टॉपिक हैज बीन
टोटली इनटू योर माइंड, अच्छे से आपने सीख लिया है। अब हमें ये सीखना है कि सेकेंड जो है दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। जैसा मैंने आपको पहली बार बताया कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसका उल्टा कर लो, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। किसी चीज को, जैसे मैं ह्यूमन बॉडी, आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो यू कैन सी माई होल बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर एंड ऑल, ओके। अगर ह्यूमन बॉडी को हाफ में कट किया जाए तो आप अंदर के ऑर्गन्स देख सकते हो। क्या ऊपर से किसी को ऑर्गन दिखते हैं क्या? किडनी, स्टमक एंड ऑल, कुछ नहीं दिखता आपको। बट अगर आप एनाटॉमिकली स्टडी करोगे, मतलब उसे काट के उसके अंदर की चीजें पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या क्या है, बोन्स, मसल एंड ऑल, ऐसे पता चलता है। तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्ट। समझा? अब यहां पे क्या है, एविडेंसेस हम पता कैसे करें? तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से एग्जामिन करो तो ये क्या है? ह्यूमन है। ये क्या है? फोर लेग ऑफ ऑक्स। ये क्या है? पैटाजियन। पैटाजियन मतलब उनके जो पंख होते हैं, किसके? बैट के। पैटाजियन ऑफ बैट। फ्लिपर्स जो लास्ट में होता है उनके वेल के पास, दीज आर फ्लिपर ऑफ वेल। अगर आप इन चारों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको तो ऐसा लगेगा, अरे मिस, ये तो सारे के सारे अलग अलग है, ये अलग दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, मतलब अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो इनकी अलाइनमेंट एकदम डिफरेंट है। इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, और इसमें भी अलग है, और इसमें भी अलग है। बट अगर मैं बोलूं कि बच्चा आपको बोन्स देखने हैं, बोन्स, एक बोन को देखो, जैसे ये सारे हैं एक पे एक कैसे लगे हुए हैं, और इन सबका स्ट्रक्चर, अच्छा इस बोन को देखो, ठीक है, फिर इस बोन को देखो, फिर इस बोन को देखो। अच्छा अगर मैं बोलूं इन सारे बोन्स को देखने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इन सब में ऐसे स्ट्रक्चर है, तो बोन के स्ट्रक्चर सेम है, पूरा ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। समझो? अब इन सब की जॉइंट्स जो है, इसमें देखो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स ऐसे करके यहाँ पे दिए गए, हमारे ह्यूमन में भी ऐसे करके यहाँ पे दिए, ये इसमें भी ऐसे है। उस जॉइंट का मतलब क्या है? आप ऐसे ऐसे मूवमेंट कर पा रहे हो? ये मूवमेंट 360 डिग्री में कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक बोन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बोन्स है, यहाँ रिस्ट बोन्स बहुत सारे, और वैसे ही इसे भी 360 डिग्री घुमाना रहना होगा, इसे भी पूरा घुमाना है, तो इसके लिए वहां पे छोटे छोटे बोन्स दिए गए, और इनके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये वो भी सारे एनिमल्स में सिमिलर है। तो आपको सिमिलैरिटी क्या क्या दिखती है? ऐसे देखने पे तो बहुत ज्यादा अलग है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। सेकेंड, joints, type of joints of organs. So ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट सेम चीज करता है कि there must have common ancestors. समझा? So let's start with the third topic. Third topic is vestigial organs. पहले हमने morphological पढ़ा, अब anatomical पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे vestigial organ. आप लोगों के लिए ये वर्ड vestigial बहुत ज्यादा नया वर्ड है. It is a new term for you all. और इसे समझना भी I think आप लोगों के लिए easy होगा. Almost जितने भी बच्चे अगर ध्यान से देखें तो. वेस्टिजियल का मतलब होता है, जैसे कि देखो आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मीन्स हमारे बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और हमारे बॉडी में तो हम सब यूज ही करते हैं, बट बच्चा आप लोग बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, आप यूज नहीं करते, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दीज आर यूजलेस ऑर्गन्स। ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आप रोजमर्रा में यूज नहीं करते हो, आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं चाहती उसे। जैसे कि आप हमें किडनी कितनी यूजफुल है, स्टमक कितना यूजफुल है, और भी कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सारे यूजफुल है, रोज आप उससे काम चलाते हो, अगर वो बंद पड़ गया तो आपकी बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी। बट ये ऐसे ऑर्गन्स है, अब देखो सबसे पहले से सोचो,
कुछ ह्यूमन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऐसा टिश्यू सडनली नहीं पैदा हो जाता है, ऐसा टिश्यू सडनली नहीं बनने लगता है, ऐसा कोई ऑर्गन सडनली नहीं बनने लगता है। बट ऐसा होता है कि बहुत सालों बाद कोई कोई ऑर्गन डीजेनरेट होने लगते हैं अगर उसे यूज नहीं किया जाए। बहुत साल लगते हैं उसे, हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन बनने में इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब पहले के लोग की तरह सोचो। सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है विजडम टीथ बॉडी हेयर्स। अब आप बोलोगे मिस देखो विजडम टीथ, अकलदाद जो बोलती हैं आपकी दादी लोग कि आपको 17 एज या फिर 16 ईयर्स में आपको आने वाली है, जिससे आपको बहुत दर्द होगा, यहाँ पे होता है एकदम लास्ट में कॉर्नर में होगा मोलर्स के पास, सो उसे हम बोलते हैं विजडम टीथ। अब इस विजडम टीथ का हमें कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हम खाना आगे के मोलर्स तक ही ले जाते हैं, वहीं पे च्यू करके उसे चर्न करके हम पचा लेते हैं। ठीक है, हमें उतना दूर तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इतना प्रेशर हम उतने फूड को देते नहीं। क्यों? पहले के जो एंसेस्टर्स थे हमारे, वो कैसे खाते थे? वो ना रॉ चीजें खाते थे। क्या खाते थे? रॉ चीजें, जो ना कच्ची होती थी। अब कच्ची चीजों को पचाने के लिए भी एक ऑर्गन चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और कच्ची चीजों को चबाने के लिए भी एक ऑर्गन चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इसीलिए उन्हें विजडम टीथ की जरूरत थी। और उस टाइम पे कच्ची कच्ची चीजें सब खाते थे, रॉ रूट्स खाते थे, रॉ फ्रूट्स खाते थे, हर एक चीज रॉ खाते थे, रॉ मीट खाते थे। तो उन्हें ऐसा मजबूत ऑर्गन चाहिए था, और जिसके लिए उनके पास था विजडम टीथ। ओके, अब क्या हुआ? धीरे धीरे करके उसके बाद धीरे धीरे करके जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने फायर जनरेट किया। क्या बनाया उन्होंने? फायर। अब उस फायर से क्या हुआ? हमने उस खाने को पकाना स्टार्ट किया। अब आधी चीज जब पक जाती है तो आपके लिए कितना इजी होता है उसे च्यू करके खाना। क्या वो पत्थर की तरह लगती है जो उसे बहुत ज्यादा जोर चाहिए? नहीं, तो बहुत आसानी से खाई जा सकती है और आसानी से पचाई भी जा सकती है। एंड दैट इज द रीजन हमें विजडम टीथ की थोड़ी भी आगे जाके जरूरत नहीं पड़ी, और धीरे धीरे करके हमने उसे यूज करना छोड़ दिया। अब यूज करना छोड़ दिया, बहुत साल लगे उसे, बहुत साल लगे, तो यूज करना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। वो इवोल्यूशन हुई, इवोल्यूशन के बाद वो ऑर्गन तो हमारे पास है, ऑर्गन अभी गई नहीं है, वो अभी जाने वाली है, उसे भी बहुत टाइम लगेगा, अभी भी है हमारे पास, बट वी डोंट यूज इट। हमारे लिए वो बहुत ज्यादा यूजलेस है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल, मिस बॉडी हेयर्स। अब बॉडी हेयर्स क्यों हमें काम की नहीं है? ऑब्वियसली आपको काम की नहीं है। क्यों? पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कपड़े पहनते थे क्या? नहीं। क्लोथ्स का कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ था, क्लोथ बनाना स्टार्ट हुआ था? नहीं। वो ऐसे ही नेकेड रहते थे, और नेकेड रहते रहते बट उनके पास इतनी ज्यादा बॉडी हेयर्स थी। पहले के एंसेस्टर्स को देखो, ड्रायोफिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इन सबको आप देखोगे ना, तो इनके ऊपर बहुत सारे बॉडी हेयर्स है, बहुत सारे, बहुत थिक थिक हेयर्स, जो इन्हें कोल्ड से बचाती थी, जो इन्हें बारिश से बचाती थी, इन्हें हमेशा सेफ रखती थी। बट उसके बाद हमने क्या इन्वेंट किया? क्लोथ्स। अब क्लोथ से हमें हर एक चीज की प्रोटेक्शन मिल रही है। अब जब क्लोथ्स आ गए तो हमें बॉडी हेयर्स की क्या जरूरत? इसीलिए बहुत मिनिमल हो गए बॉडी हेयर्स हमारे, एंड दैट इज वाई अभी के जो बॉडी हेयर्स है वो हमारे लिए क्या है? यूजलेस। एंड दैट इज द रीजन वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं हम इसे। ऐसे ऑर्गन जो इवोल्यूशन होते होते बहुत साल बाद हमारे बॉडी में यूजलेस हो गए हैं और डीजेनरेट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इतना समझा आप लोगों को वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है। अब एक और चीज वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन वैसा ही सेम ऑर्गन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत यूजलेस होता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फुल्ली फंक्शनल होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपने बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, दैट इज ह्यूमन अपेंडिक्स एंड ईयर पिना। अब देखो, अब अपेंडिक्स क्या होता है? आप लोगों ने अगर कुछ बच्चों ने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। कोई कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसी किसी को अपेंडिक्स की वजह से, अपेंडिक्स फट जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसी किसी को, बहुत पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब अपेंडिक्स हम ह्यूमन में बिल्कुल काम का नहीं है। ओके, बिल्कुल भी काम का नहीं है अपेंडिक्स। अब वही चीज रूमिनेंट्स में बहुत ज्यादा काम की है। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था अपने टीथ का, हम रॉ चीजें खाते थे तो उसको पचाने के लिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत थी पहले। अब तो हम बहुत ज्यादा पकी हुई चीजें हमेशा पका के खाते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें ही खाते हैं जो सॉफ्ट हो, अपने बॉडी पे इतना ज्यादा असर ना करे। तो
पहले के एंसेस्टर्स रॉ चीजें खाते थे और उसे पचाने के लिए आपको क्या चाहिए था, अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। बट हम ह्यूमंस को अब अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है, बट है अभी भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बट वी डोंट यूज दैट, तो हम उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करते, तो ह्यूमन में वो क्या है, यूजलेस। बट रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब गाय भैंस, अगर आप किसी गाय को देखोगे वो फटाफट क्या करती है, फटाफट सारा चारा खा जाती है। क्या उसे आप पका के देते हो क्या चारा, नहीं देते हो, चारा ऐसे ही रॉ रहता है, वो रॉ खाती है, रॉ पूरा खा लेती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने माउथ में लाती है, उसे पचाना स्टार्ट करती है, एंड दिस इज बाय द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, सो अपेंडिक्स किस में यूजफुल है, रूमिनेंट्स किस में यूजफुल है, ह्यूमंस में, और किस में यूजलेस है, ह्यूमंस में। ओके, अब सेकेंड जो है ह्यूमंस का, हमारा ईयर पिन। ओके, अब अगर मुझसे पूछो तो गर्ल्स के लिए तो दे ऑलवेज यूज ऑर्नामेंट्स, तो उनके लिए तो काम आ जाती है, बट साइंटिफिकली देखो तो साइंटिफिकली ईयर पिना के जो मसल्स है हमारे लिए काम के नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि हम अपने ईयर पिना को हिला नहीं सकते खुद से। हिला सकते हो क्या, मूवमेंट कर सकते हो क्या अपने ईयर पिना की, नहीं। बट अगर आप मंकीज को देखोगे, दे कैन मूव देयर ईयर पिनास, दे कैन मूव दीज मसल्स, सो इट इज useful for monkey and it is useless for humans. Okay, so फिर से हम पढ़ लेते हैं, degenerated, underdeveloped और useless organs of organism, vestigial organ बोलते हैं इसे। thousands of years लगते हैं degenerate होने में। अब क्या हुआ, ये यूजलेस और यूजफुल, एक ही ऑर्गन यूजलेस और यूजफुल दो ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स यूजलेस ह्यूमंस में, अपेंडिक्स यूजफुल रूमिनेंट्स में, ईयर पिना यूजलेस ह्यूमंस में, यूजफुल मंकी में। और कुछ है दैट इज विजडम टिप बॉडी है। एक और एग्जांपल है दैट इज कोकाइट्स। अब कोकाइट्स क्या होता है, हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर है जैसे ह्यूमन, और ह्यूमन का सबसे लास्ट में जो बोन होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वर्टेब्रल कॉलम की, तो वो होता है हमारा कोकाइट्स, और हम उसे बोलते हैं टेल बोन। क्या बोलते हैं, टेल बोन। अब आप कभी छोटे बच्चे को देखना, एकदम छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके पीछे में ना, उनके पीठ पे ना ऐसा दो ऐसा डॉट बना रहता है, इधर पीछे में, बैक साइड में। वो डॉट्स पता है किस लिए है, बिकॉज वहां पे टेल थी पहले। अब इससे हमें पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर थे बहुत पहले के, उनके पास टेल्स थी, इसीलिए अब हमारे पास टेल नहीं है, क्योंकि टेल का यूज बंद हो गया। अब हमारे पास टेल का बोन रह गया बट टेल नहीं है। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे दिखते थे, उनके पास कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स थे, कौन से ऑर्गन्स थे वो, इससे पता चलता है कि वो कैसे कैसे चीजें खाते होंगे, कैसे पचाते होंगे। तो आपको समझ आया अच्छे से कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, उनके टाइप्स और सारी चीजें। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑलवेज याद रखना कि बोर्ड्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो ऑलवेज पे अटेंशन ऑन दीज टॉपिक्स। So take a screenshot, we will move to next. Students, let's start with the fourth topic. और आज इस वीडियो में सिर्फ मैं फोर्थ टॉपिक ही बताऊंगी, इसके बाद भी दो एविडेंसेस हैं हमारे, कनेक्टिंग लिंक्स, एंड लास्ट का जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी हम कर लेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। अभी जो है ये लास्ट में हम देख लेते हैं अच्छे से कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। अब आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि मिस आपने बोला कि जो पहले के होते थे डायनासोर्स, उनको भी बिलियंस ऑफ ईयर पहले आए थे वो, अब उससे पहले भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे। आप लोग को पता कैसे चलता है कि इतना साल उन्हें लगा होगा, इतने साल पहले ही वो होंगे, कैसे पता चला, वो तो कब के मर गए, वो बताने थोड़े आए थे। बट क्या होता है कि organism get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano eruption etc. जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके चक्कर में ऑर्गेनिज्म ऐसे डीके करके नहीं मरा, वो बेचारे वैसे ही सडनली उनकी डेथ हो गई, और डेथ के साथ साथ वो क्या हो गए, गेट बरिड हो गए, मतलब जो जमीन होती है उसके अंदर वो दब गए, और दब जाने के बाद वो एकदम अंदर दब गए, एकदम अंदर, अपना जो अर्थ है उससे बहुत अंदर तक वो दबे पड़े एकदम। और उस दबे पड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ कुछ रेमिनेंट्स, मतलब कुछ कुछ जो होती है, जैसे उनके बोन्स हो गए, उनका जो एकदम बोलते हैं ना किसी चीज पे उनका जो इम्प्रेशन हो गया, इम्प्रेशंस हो गए, वो सारी चीजें किसी रॉक के अंदर वो दबे हुए हैं। अगर आप फॉसिल्स आप अच्छे से उसे सर्च करके गूगल पे देखो, बहुत सारे फोटोज मिलेंगे अच्छे से, जिसमें पता चलेगा रॉक के ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं, स्नेल्स के अलग अलग, बहुत सारे फिशेस के अलग अलग, उनके बॉडी पार्ट्स के अलग अलग। तो उससे हमें पता चला कि बहुत साल पहले कैसे होते थे, उनका स्ट्रक्चर हमें पता चला।
तो यहाँ पे लिखा है the organism get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants, उनकी जो बची कुची चीजें हैं, एंड इम्प्रेशन, उनका जो इम्प्रेशन पड़ा किसी चीज पे, मतलब किसी चीज पे उनका जो वेट पड़ा, उसकी वजह से वहां पे वो ऐसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. These impression of such organism remain preserved underground. एकदम अंदर में वो अभी तक प्रिजर्व्ड ही है. अब क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, जिस ये सारी चीजों को हम बोलते हैं फॉसिल्स. क्या बोलते हैं? फॉसिल. और फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी. अब फॉसिल्स की तो स्टडी पता चली, अब इनका एज कैसे डिटरमाइन करें? एज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, दैट इज कार्बन डेटिंग. क्या है? कार्बन डेटिंग. अब मिस, ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग में 3 कार्बन याद रखो, दैट इज C14, C12 एंड अब क्या होता है, C14 जो होता है ये कंटिन्यूसली जब मर जाता है ऑर्गेनिज्म, उसके वो डीके करना कांस्टेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, उसकी वैल्यू डीके करना स्टार्ट होती है. क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम हमेशा कार्बन का कंजम्पशन करते हैं जब तक हम जिंदा है. मरने के बाद हमारे पास जितना कार्बन बचा है उतना ही बचा रहता. C14 की वैल्यू हमेशा कम होती जाती है, ज्यादा से कम होती जाती है. तो हमें इससे पता लगा सकते हैं इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करके कि ये इतनी कम हो गई है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इससे पहले वो कितना ज्यादा हुआ रहेगा, तो इसको कितने साल लगे होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म कितने साल का होगा ये. फिर C14 एंड C12 रेशियो चेंजेस, और ये रेशियो भी चेंज होते हैं C14 C12 के हमेशा. इसलिए इन दोनों की चीजों को अच्छे से एग्जामिन करके हम कार्बन डेटिंग की टेक्निक बता सकते. कार्बन डेटिंग जो थे उससे हमें पता चला कि वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स आए हैं. वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होती है, और इनवर्टेब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती है. तो इनवर्टेब्रेट्स से वर्टेब्रेट्स आए हैं, हमें कार्बन डेटिंग से पता चला. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ 2 टॉपिक्स आर पेंडिंग, ये मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगी. ओके